है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि पहले कोई इतना ध्यान देता था इम्यूनिटी पे और हेल्थ पे। सब अपने अकॉर्डिंग सब करते थे काम, हर तरह से करते थे, पर आई डोंट थिंक किसी ने इतना ध्यान भी दिया होगा। और आजकल जो हमारे पास एक सबसे बिगेस्ट वेपन है कोरोना को हराने के लिए, वो यही है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक तो यही है। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कुछ और हमारे पास है, जो हमें कोरोना से बचा सकता है। होने के बाद मेडिसिन्स उसमें जो भी हम लें, पर एक बार अगर कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी इज़ द बिगेस्ट वेपन एंड आवर गुड हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेपन, जो हमें इस बीमारी से बहुत हद तक बचा सकती है। सो बात करते हैं लता, हम जो क्वेश्चंस हैं वो बाद में लेंगे, ठीक है? तो हम पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस और सारी चीज़ें लेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो व्हाट इज़ इम्यूनिटी और आयुर्वेदा इसको कैसे देखता है? तो इसमें जो है मेनली आयुर्वेद को ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पर जो मॉडर्न है वो सिर्फ़ 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। आयुर्वेदा कहता है कि हमारे 3 बल होते हैं, इम्यूनिटी को वो ऐज़ ए हमारी बॉडी स्ट्रेंथ देखता है। आयुर्वेदा में ऐज़ ए इम्यूनिटी प्रॉपर कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इम्यूनिटी के बारे में बोला है, वो एक प्रॉपर हेल्थ के बारे में बोला है। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप मेंटली फिजिकली हेल्दी हैं, तो आपकी नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या वीक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, वो एक गुड हेल्थ के बारे में बात करता है आयुर्वेदा, एक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी। ऐसा नहीं है सिर्फ फिजिकल और मेंटल वो लेवल पे बात करता है, वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी बात करता है। तो उन्होंने जो बताया है, वो इस तरह से बताया है कि हमारे बॉडी में 3 तरह के बल होते हैं। सहज बल यानी जो बल हमें मिलता है हमारी बर्थ से, यानी जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिला है, जो जीन्स के थ्रू हमें मिला है, उसे हम सहज बल कहते हैं, यानी इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं उसे। और दूसरा होता है कालज बल, यानी जो सीज़नल, जो सीज़न के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता रहता है। यानी जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो हम फ़ील करते होंगे कि बहुत शरीर हमारा बहुत वीक फ़ील होता है, हमें हमारी बॉडी। और जब विंटर्स आती हैं तो हमें बहुत एक अच्छा फ़ील हो रहा होता है, एक बहुत अच्छी एनर्जी फ़ील हो रही होती है हमें, जो ये पीरियड चल रहा है इसमें। और कालज में एक और चीज़ है, उसमें क्या है कि जैसे चाइल्डहुड है और यंग है तो हमारी इम्यूनिटी उसमें अच्छी होती है। पर जो एज्ड एज्ड पीपल्स हो जाते हैं उनमें हमारी इम्यूनिटी अपने आप ही लो हो जाती है। एज जो होते हैं उनमें अपने आप ही लो हो जाती है। एक लो की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड द थर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द युक्तिकृत बल और द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी विच वी एक्वायर्ड थ्रू अवर डाइट, थ्रू अवर लाइफस्टाइल। तो आज हम इसी युक्तिकृत बल की और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करने जा रहे हैं कि हम इसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा डाइट और एक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके हम इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वही हमारे हाथ में है। सहज बल और कालज बल ये हमारे हाथ में नहीं है दोनों। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसको हम अपने अकॉर्डिंगली घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है? जो आयुर्वेदा इसको देखता है एज़ ए ओजस। ओजस यानी द कंप्लीट द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, जो डिपेंड करती है हमारी डाइट पे, हमारी लाइफ़स्टाइल पे, हमारे मेटाबॉलिज़्म पे। और हमारा ये सब चीज़ें डिपेंड्स करती हैं, हमारी बॉडी में अग्नि होती हैं, ठीक है? एक जठराग्नि सबने सुना होगा, जो हमारे आमाशय में यानी हमारे स्टमक में होती है। वो सबसे मेन अग्नि होती है, उसके अलावा 12 अग्नि होती है, तो कुल मिला के 13 अग्नि हो जाती हैं, ठीक है? इनके ऊपर ही हमारी सारी बॉडी की चीज़ें डिपेंड करती हैं, इनके ऊपर ही हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है, इनके ऊपर ही हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। और हमारी मेंटल हेल्थ भी इसी पे डिपेंड करती है। और क्योंकि अगर हमारा फिजिकल अच्छा है, अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं, तो हम मेंटली भी अपने आप हेल्दी हो जाते हैं। और अगर इन दोनों चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर हम स्पिरिचुअली उसकी तरफ देख सकते हैं, ठीक है? तो यही इसमें बताया, इट इज़ द रीज़न ऑफ अवर ओवरऑल बॉडीली स्ट्रेंथ आइदर मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। ठीक है? दो इम्यूनिटी पावर, जो ओजस है, वो रीज़न है इम्यूनिटी पावर का। आपकी बॉडी कैसा फ़ील करती है, आप अपने बारे में कैसा फ़ील करते हैं, हाउ यू फ़ील अबाउट अदर्स, हाउ यू कनेक्ट टू द अदर्स एंड द करेज यू हैव एंड द रिस्पॉन्स
ऑफ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी ऑफ द सिचुएशन। आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से आप उनके प्रति अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब आता है ओज में। सिर्फ हम अभी तो एलोपैथी जो है वो सिर्फ अभी इम्यूनिटी की बात कर रही है, पर आयुर्वेद इसको एज ए कंप्लीट सब चीज़ों को मिला के देखता है, वो इसको ओजस कहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी डाइजेशन पे, ठीक है, हमारी अग्नीज़ पे, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं कि इम्यूनिटी लो होने के रीज़न क्या है? हमारी जो बॉडीली स्ट्रेंथ है, वो लो होने के रीज़न क्या है? टू मच व्हाइट शुगर एंड सॉल्ट। जो व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सोल्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो न्यूट्रिशन के लायक है, जो उसमें कुछ भी हमें ऐसा नहीं है जो हम उससे हमें मिल रहा है, कुछ भी न्यूट्रिशियस नहीं मिलता है हमें ना व्हाइट शुगर से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिफाइंड हो चुका होता है, इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड हो चुका होता है कि उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो सब निकल ही जाते हैं। तो व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट, हाँ, मैंडेटरी है व्हाइट सॉल्ट खाना, क्योंकि आयोडीन का वही एक सोर्स है। हाँ, पर हम उसको कम कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका सब्स्टिट्यूट हम क्या लें। ठीक है, इनकम्पैटिबल फूड जो आजकल बहुत बहुत ज्यादा उसमें है, ट्रेंड में है, कि फ्रूट्स के साथ लोग मिल्क ले रहे हैं, किस तरह की अलग अलग तरह की डिशेस बना रहे हैं, तो उसमें कुछ भी मिक्स कर रहे हैं, ग्रेन्स के साथ फ्रूट्स को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्ट के साथ मिल्क को मिक्स कर रहे हैं। तो जो इनकम्पैटिबल फूड है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ सिर्फ एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ताकि हम इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारी जो मैंने डाइजेस्टिफायर बताया, उसको इतना ज़्यादा वो कर देता है, लो कर देता है कि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इनकम्पैटिबल फूड सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को हैम्पर करता है। और जो इसके बाद जो हमारी बॉडी में बनता है, जो पॉइज़न बनता है, वो पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट होता है, जो हमें फिज़िकली तो हमें प्रॉब्लम करता ही करता है, साथ-साथ हमें एंग्ज़ायटी भी देता है, स्ट्रेस भी देता है, डिप्रेशन का भी रीज़न होता है। वन ऑफ द रीज़न है ये। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द ओनली रीज़न, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ आवर लो हेल्थ। ठीक है, जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, वी ऑल नो जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसमें कुछ भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, टू मच वाटर और एन एरेटेड ड्रिंक विद हैवी फूड। हम खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, या फिर हम जैसे एरेटेड ड्रिंक्स, कोला, पेप्सी, इस तरह की चीज़ें हम खाने के साथ ले लेते हैं। तो वो जो हमारे अंदर एक फायर है, जो डाइजेस्टिव फायर है, जो सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, वो उसको बिल्कुल लो कर देता है। जैसे बाहर लकड़ियाँ जल रही होती हैं, प्रॉपर जल रही हैं, अगर हम उसमें पानी डाल देंगे, तो क्या होगा, वो जो लकड़ियाँ जल रही हैं, वो भी बुझ जाती हैं। ठीक है? तो ये जो उसके साथ हम खाने के साथ पानी कंज़्यूम करते हैं, जो उसके साथ हम कोई भी एरेटेड ड्रिंक कंज़्यूम करते हैं, वो उसकी खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू को तो खत्म कर ही देते हैं, साथ-साथ वो एक आम विष में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो हमारा फूड मटेरियल है, वो एक तरह के विष में कन्वर्ट हो जाता है, जो फिर से वही सब प्रोसेस करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जिसकी जहाँ वीकनेस होगी, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम इससे हो जाती है, किसी को इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी को इससे हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बीपी हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है। तो वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग नेचर है, क्योंकि हमें सबने, प्रकृति ने हमें एक अलग नेचर दी है। ठीक है, तो उस नेचर के अकॉर्डिंग वो फिर एक्ट करता है। ठीक है? उसके बाद है लेट नाइट डिनर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमें नेचर ने अपनी तरह ही बनाया है। जैसे नेचर है ना, वैसे ही हम हैं। ठीक है? अगर हम उसकी रिदम के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं, तो फिर जो भी हम उसके अगेंस्ट करते हैं, वो हमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब लेट नाइट डिनर में क्या होता है कि जैसे जो सूर्य है, हमारी जो अग्नि है, वो उसकी अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। जैसे-जैसे सूर्य उगता है, जैसे-जैसे ऊपर चढ़ता है, तो हमारी जो फायर है, वो भी उगती है, और जैसे-जैसे वो नीचे आता है, तो हमारी फायर भी नीचे आ जाती है, जो हमारी डाइजेशन पावर है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है? हमारी डाइजेशन पावर भी उससे नीचे आ गई। ठीक है? अब आपने 10-11 बजे बहुत लंबे टाइम तक एक 10-11 बजे डिनर किया। उसके बाद जो भी आपने कंज़्यूम किया, आप खाना खाते ही सो गए, है ना? खाना खाने के या फिर 15-20 मिनट बाद आप सो गए। तो एक तो आपने हैवी फूड लिया, जो हमारे लिए बिल्कुल भी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरा, आप खाना खा के सो गए। आपने उसको डाइजेशन के लिए भी उसमें हेल्प नहीं किया।
क्योंकि खाना खाने के बाद एकदम वैसे भी सोना नहीं चाहिए और ऊपर से लेट नाइट डिनर किया, तो वो दोनों चीज़ें कंबाइन जब होती हैं, तो वो क्या करती हैं, दोनों ही हमारी डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करती हैं, बॉडी को भी डिस्टर्ब करती हैं और कहीं न कहीं जाके फिर वो कोई न कोई ऐसी डिज़ीज़ क्रिएट करती हैं, जो हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्यों हो रही है? यार मैंने तो इतना हेल्दी खाया था, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैंने तो रात को सिंपल सादा खाना खाया था, फिर भी मैं सुबह उठ के इतना ब्लॉटेड या फिर इतना एसिडिक या फिर इतना नॉसियस क्यों फ़ील कर रहा हूँ? तो ये इसी वजह से है, चाहे हम कितना भी न्यूट्रिशियस फूड ले लें लेट नाइट, वो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वो नेचर के अकॉर्डिंग हमने कंज़्यूम नहीं किया है, ठीक है? लेट नाइट वेकअप्स व्हिच डिस्टर्ब आवर सर्काडियन रिदम। अगर आपने खाना पहले भी खा लिया पर आप बहुत देर तक जागे हुए हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से हैं और बहुत लंबे टाइम तक आपका ये शेड्यूल है, जैसे किसी की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कुछ भी है, तो उनसे आप एक बार पूछ के देखना, जब भी वो इस तरह से शिफ्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनका सर हमेशा भारी रहता है। हमेशा उनको कुछ ना कुछ इस तरह से नॉसियस या फिर कुछ हेडेक वाली फीलिंग हमेशा रहती है क्योंकि हमारी एक अंदर बॉडी क्लॉक है, जैसे बाहर एक क्लॉक है ना, ऐसे ही अंदर भी एक क्लॉक है। उस क्लॉक की अगर हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर वो क्लॉक भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं करती है और हमें कुछ ना कुछ ऐसा हमें उसका आउटकम फेस करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा चेरिशेबल नहीं होता है वो, ठीक है? तो उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी उसके अकॉर्डिंग फिर डिस्टर्ब हो जाती है। ये तो सिर्फ़ अभी मैं इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इसकी वज़ह से इतनी सारी डिज़ीज़ भी हो जाती हैं इन चीज़ों की वज़ह से, है ना? और उसके बाद है टू मच स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑल नो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग भी और ड्रिंकिंग भी तो बहुत हेल्थ को हमारी हैम्पर करती है। ठीक है? उसके बाद टू मच स्ट्रेस, स्ट्रेस वरीज़ रिलीज़ कॉर्टिसोल हार्मोन व्हिच डिक्रीज़ द इम्यूनिटी। जो स्ट्रेस है, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसकी रिस्पॉन्स में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। अगर हम ये हार्मोन भी बहुत नेचुरल होता है, अगर ये ना हो तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में हम काम नहीं कर पाएँगे। जब हमें सच में ज़रूरत होती है ना इसकी, जैसे हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए या फिर हमें एकदम से भागना है, तो अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, पर हम जब अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, अननेसेसरी वरीज़ करते हैं तो ये अननेचुरली जब रिलीज़ होता है तो ये हमारी इम्यूनिटी को हैम्पर करता है। तो नेचुरली इसका बहुत अच्छा फंक्शन है, बट एक बहुत लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स पे हमारी इम्यूनिटी को ये कहीं न कहीं बहुत डाउन कर देता है, ठीक है? टू मच स्नैकिंग बिटवीन 2 मील्स। अब आपने एक खाना खा लिया प्रॉपर, ठीक है? उसके बाद आपको खाना खाना है थोड़ी देर बाद खाना है, पर आपको लगा यार बीच में काफ़ी टाइम है, हम स्नैकिंग कर लेते हैं। तो जो खाना पहले से डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना? वो उसके बाद आपने अंदर कुछ और डाल लिया, जैसे लकड़ियाँ जल रही हैं, प्रॉपर जल रही हैं, बिल्कुल शुरू हो चुकी है उनकी प्रोसेस और अगर आप उसमें 2-4 लकड़ियाँ फिर से ऐड कर दो, तो जो जल रही होती हैं ना, वो भी बुझ जाती हैं, ठीक है? तो प्रोसेस ये है कि एक बार हमने खाना खा लिया, तो रेस्ट एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है? इसकी प्रोसेस ये है। पर अगर हम स्नैकिंग करते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, तो जो खाना हमने पहले खाया है इट डज़न्ट मैटर आपने कितना न्यूट्रिशियस खाया है, आपने कितना प्रोटीशियस खाया है, आपने कितना विटामिन फुल ऑफ विटामिन खाया है चीज़ें, पर आपने फिर इसको इतना ज़्यादा कंटेमिनेट कर लिया किसी और चीज़ से, जो आपने खाया है, वो भी आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और जो दूसरा खाना ऊपर से आ रहा है, वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है और कहीं न कहीं फिर वो एक अनटॉक्सिक पॉइज़नस मैटर इन सब का रिज़ल्ट एक ही है कि इनडाइजेशन। इन सब का जो भी मैंने चीज़ें बताई, इन सब का रिज़ल्ट हमारे पेट से, इन सब का जो रिलेशन हमारे पेट से ही है, वो है इनडाइजेशन। उस इनडाइजेशन से क्या होता है कि एक हमारा बहुत पॉइज़नस मटेरियल बनता है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसके बाद वो कहीं न कहीं जाके किसी न किसी तरह से हमें डिस्टर्ब करता है फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तीनों तरह से हमें डिस्टर्ब करता है। ठीक है? तो दीज़ आर सम फैक्टर्स जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा और इम्यूनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइजेशन। जैसा डाइजेशन होगा, वैसी ही इम्यूनिटी भी होगी। जितना अच्छा डाइजेशन होगा, उतनी अच्छी इम्यूनिटी भी होगी। तो ये सब डाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जाके इम्यूनिटी भी अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? तो अब हमने बात की कि हमने कैसे अपनी इम्यूनिटी को कैसे हमारी इम्यूनिटी को ये चीज़ें कम कर रही थी और अब हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम,
ठीक है? सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम अपनी डाइजेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। हुँ, तो डाइजेशन इज़ द की टू हेल्थ। तो सबसे पहले उसको ये सब चीज़ें ना वैसे इंटर रिलेटेड हैं, पर कहीं न कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी खुद की नेचर को समझना है कि क्या चीज़ हमें सूट करती है, क्या चीज़ हमें सूट नहीं करती है, क्या खाने से हमें बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड फ़ील होता है, क्या खाने से हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो द अग्नि और द डाइजेस्टिव फायर इज़ द रीज़न बिहाइंड आवर हेल्थ। सो सबसे पहले अपनी डाइजेशन को करेक्ट करो। वो उसके लिए ढूँढो आपको कहाँ क्या चीज़ खाने में डिस्टर्ब की, उसको ढूँढो, ठीक है? तो अगर डाइजेशन अच्छी होती है, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो भी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो पाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट की इज़ द गुड डाइजेशन, ठीक है? उसके बाद द सेकंड की इज़ द क्वालिटी न्यूट्रिशन। क्वालिटी न्यूट्रिशन में यू शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट जिसमें जो व्हिच इंक्लूड्स ऑल द प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड डिस्क्लूड जो बैड कॉम्बिनेशन फूड है, जो इनकम्पैटिबल फूड है, उसको उसको अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि आपने मान लो बहुत अच्छा एक फ्रूट उठाया और एक आपने साथ में खाने के साथ उस फ्रूट को कंबाइन कर दिया और आपने दोनों को मिक्स करके खा लिया, तो ना तो बिकॉज़ ना तो वो फ्रूट डाइजेस्ट होगा, ना तो वो ग्रेन डाइजेस्ट होगा क्योंकि फ्रूट्स के जो डाइजेशन का मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल अलग है और जो ग्रेन्स के डाइजेशन का मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों एक-दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं न कहीं एक टॉक्सिसिटी में चेंज हो जाएँगे। ठीक है? तो इसलिए सबसे जो मेन है इसमें इनकम्पैटिबल फूड से दूर रहना है। ठीक है? और इम्यूनो बूस्टर फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, वो भी हम आगे बताती हूँ मैं कि इम्यूनो बूस्टर फूड आप कौन से ले सकते हैं। तो आपको अपनी प्रकृति का आपको जैसे जो हमें आयुर्वेद ने जो 3 प्रकृतियाँ दी हैं वात, पित्त और कफ, उनके अकॉर्डिंग आपको उनका पता होना चाहिए कि मुझे कौन-सी चीज़ सूट करती है। किसी को नट्स सूट करते हैं, किसी को फ्रूट सूट करते हैं, किसी को व्हीट और किसी को कोई चीज़ सूट करती है। तो वो आप अपने आप से पता लगाइए कि आपको क्या चीज़ सूट करती है और एक बैलेंस डाइट लीजिए, सारी चीज़ें जिसमें इंक्लूडेड हों, है ना? और इसके बाद है एडिक्वेट मूवमेंट्स। मूवमेंट्स इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज़ आप कुछ भी फूड ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, अगर आप मूवमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो उस डाइजेशन का और उस न्यूट्रिशन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि हम मूव करने के लिए बनी है हमारी बॉडी, ठीक है? सिर्फ़ बैठने के लिए नहीं बनी है। तो हम जितना मूव करते हैं, हमारे आयुर्वेद में तो प्रॉपर बताया है कि एक्सरसाइज़ शुड बी डेली बेसिस रूटीन। ये सबके लिए है और हर किसी को ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि विदाउट एडिक्वेट मूवमेंट्स आपका जो खाना है वो ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है, ना तो वो डाइजेस्ट होता है, ना वो आगे जाता है और वो कहीं न कहीं जाके फिर से ऐसी विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है जो फिज़िकली, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है? तो एडिक्वेट मूवमेंट्स में जो भी आपको अच्छा लगे आप जंपिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, आप अपने घर का कुछ भी काम कर सकते हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, ठीक है? योगा एंड प्राणायाम, योगा एंड प्राणायाम तो आजकल बहुत फ़ेमस है, सब योगा चाहते हैं कि योगा से हम अपनी बॉडी को फिट बना लें, तो योगा के ऊपर तो बहुत रिसर्च भी हो चुकी है कि साइंटिस्ट बताया है एक साइंटिस्ट ने कि योगा से करने से हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, वो प्रेस होते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी में एक गुड अच्छे हार्मोन्स तो रिलीज़ होते ही हैं, साथ-साथ जो हार्मोन्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी इस तरह से अपना काम करते हैं कि बिल्कुल एक बैलेंस्ड वे में चीज़ें चलें। वो इस तरह से योगा काम करता है। तो योगा में करने से एक हमारे अंदर एक हैप्पी हार्मोन होता है, तो वो रिलीज़ होता है जिससे हम बहुत अच्छा फ़ील गुड करते हैं। तो उस फ़ील गुड की वज़ह से हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो फिर हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है तो इम्यूनिटी अच्छी होती है। एज़ इम्यूनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइजेशन, ठीक है? तो प्राणायाम आर द ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ वेरी मैंडेटरी क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है, वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमें प्राची दीदी ने सुदर्शन क्रिया भी करवाई थी हमें, तो उन्होंने बताया था कि 80% ऑफ द टॉक्सिसिटी रिलीज़्ड फ्रॉम आवर ब्रीथ्स। जो हमारी ब्रीथ्स के थ्रू जो टॉक्सिसिटी है, इतनी स्वेटिंग वगैरह से इतनी रिलीज़ नहीं होती है, जितनी सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रीथिंग से रिलीज़ हो जाती है। तो डीप ब्रीथिंग टुवर्ड्स ए गुड हेल्थ, ठीक है? तो
इसलिए योगा एंड प्राणायाम आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है मेडिटेशन। मेडिटेशन मेडिटेशन तो आजकल सुदर्शन क्रिया के थ्रू हम सबने की है, पर जिन्होंने नहीं की है वो भी ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन जो ध्यान लगाना होता है उसमें हम जब अपने साथ बैठते हैं, ठीक है, उसमें हम जब ध्यान लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक रिलैक्सेशन फील होता है और उसमें हमें सच में पता लगता है कि इन विच डायरेक्शन आई एम मूविंग, इन विच डायरेक्शन माई लाइफ इज मूविंग। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सिर्फ इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, हमारा माइंड भी उस तरह से भाग रहा है। जब तक माइंड की थॉट्स रिलैक्स नहीं होंगी, वी कैन नॉट इमेजिन आवर बॉडी शुड बी हेल्दी। हम आप एक अच्छी बॉडी और एक अच्छा रिलैक्सिव माइंड नहीं इमेजिन कर सकते हैं। ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप 5 मिनट के लिए ही क्यों ना लगाएं, पर मेडिटेशन या फिर ध्यान ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे मेडिटेशन, रिसर्च बिल्कुल ये प्रूव कर चुकी हैं, जिन्होंने मेडिटेशन की है उन्होंने अपना कैंसर भी ठीक कर लिया है, उन्होंने अपनी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाने की इस प्रक्रिया से हरा दिया है। ठीक है, क्योंकि इससे जब हम रिलैक्स होके बैठते हैं, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो माइंड में और हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बहुत हील करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारे अंदर टॉक्सिसिटी को, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में मोड़ देते हैं, उसको हमारे सोचने का एक नज़रिया ही चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन, यू शुड इंक्लूड मेडिटेशन ऑन द डेली बेसिस। ठीक है। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए, जैसे गिलोय घनवटी, आजकल सबको पता है गिलोय का तो बहुत ज़्यादा आजकल वो हो रहा है प्रचार, क्योंकि गिलोय हमारे, वो उसको ऐसे नहीं देख रहा है, जो आयुर्वेद है उसको भाई इसको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर नहीं देखता है, वो ये देखता है कि जो गिलोय है वो हमारे तीनों दोषों को बैलेंस करती है, वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। ठीक है। तो जब तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। फिर वो चाहे इम्यूनिटी है, वो चाहे डाइजेशन है, वो चाहे और कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो स्ट्रेस है, जब कोई भी आयुर्वेद कहता है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ दोषा के इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर आपकी दोष बैलेंस है ना, तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो गिलोय हो गया, आंवला हो गया, अश्वगंधा हो गया, तुलसी, ये 4-5 चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये तीनों दोषों को बैलेंस कर देती हैं। आपने तुलसी ड्रॉप सिर्फ इसलिए ले ली कि आपको कोल्ड एंड कफ था, पर आप देखेंगे कि वो, मान लो आपको पेट में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी, एसिडिटी थी, ब्लॉटिंग थी, तो वो भी उससे रिज़ॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें 4-5 चीज़ें तो तीनों दोषों को बैलेंस कर देती हैं। आप इनको एज़ ए टैबलेट ले सकते हैं, इनका काढ़ा बना के पी सकते हैं, तुलसी ड्रॉप्स ले सकते हैं, तुलसी माता की पत्तियों को ऐसे ही चबा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा सीतोपलादी पाउडर विद हनी, शहद, शहद तो है ही बहुत अच्छा। शहद के साथ हम सीतोपलादी पाउडर आता है, उसको मिक्स करके अगर हम ले लेते हैं हर रोज़ डेली बेसिस पे, वो बहुत अच्छा है। महासुदर्शन चूर्ण बहुत अच्छा है इसके लिए। ठीक है? वो डिपेंड करता है, इट वेरीज़ अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन, किसको क्या सूट कर रहा है। आजकल मैंने देखा है कि एक आयुष ने अपना काढ़ा जो निकाला, वो सबने बहुत पिया, सबने पिया, और उससे क्या हुआ, किसी को तो वो बहुत अच्छा सूट किया, किसी को उससे छाले हो गए, किसी को उससे गर्मी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ एक को सूट की है, वो आपको भी सूट करेगी। आपको एक किसी अच्छे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाके पता लगाइए कि आपकी क्या प्रकृति है और आपको क्या सूट करता है। ऐसा नहीं है कि अ, अगर किसी ने लिया है महासुदर्शन चूर्ण, किसी को तो बहुत अच्छा सूट किया, पर किसी को उससे लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। ठीक है? तो इट डिपेंड्स, क्योंकि आयुर्वेदा एम्ब्रेसेस द इंडिविजुअलिटी। वो हर एक इंडिविजुअल को बहुत वो देता है इम्पोर्टेंस। अब वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देखता है, वो पर्सन टू पर्सन उसके जो है मिक्सचर, उसके जो चीज़ें हैं, इंग्रीडिएंट्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करते हैं। ठीक है? तो ये सब और चीज़ें आप ले सकते हैं। आप सुबह उठ के 1 गिलास पानी में हनी और लेमन वो ले सकते हैं। यू कैन ऐड कोरिएंडर एंड मिंट लीफ। ठीक है? तो
द कॉम्बिनेशन, कुछ चीज़ें तो हमारी रसोई में इतनी अच्छी प्रेज़ेंट हैं, वो मैं आगे बताती हूँ कि वो अगर हम डेली बेसिस पे बिना बस ऐसे ही चलते-फिरते भी उनको अपने खाने में ऐड कर लें और अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वैसे ही ठीक हो जाती हैं चीज़ें काफ़ी सारी तो, है ना? और तुलसी के बेनिफिट्स तो आप सबको पता ही हैं कितने बेनिफिट्स हैं। सिर्फ़ तुलसी इतनी एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी कैंसरोजेनिक प्रॉपर्टी रखती है। तुलसी माता इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये वात-पित्त, कफ मैंने बताया जैसे, इनको तो करती ही करती है कंट्रोल, बैलेंस करती ही करती है। पर अगर हम लॉजिकली देखें कि ये क्या-क्या करती हैं, तो फ़ीवर को क्योर करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक कफ, कोल्ड, अस्थमा और एनी एलर्जी ऑफ लंग्स, सबको ये कर देती है कंट्रोल। क्योंकि लंग्स की मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम है ना लंग्स की, वो कफ से होती है और ये कफ को बैलेंस करती है बहुत अच्छे से। लंग्स में कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक उसमें स्पूटम बहुत बनता है ना, वहीं से बनता है, तो ये उनको बैलेंस करती है। तो इसलिए तुलसी दी जाती है किसी भी, हमारे बड़े लोग भी कहते थे कि भई अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तुलसी का पानी या तुलसी की चाय या फिर तुलसी का दूध बना के लाते हैं बच्चों के लिए, है ना? तो ये स्ट्रेस को भी रिलीव करती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथ करती है और डाइजेशन को भी, जैसे मैंने बोला कि वात, पित्त, कफ तीनों को अगर बैलेंस करती है, तो ये सब चीज़ों को बैलेंस करती चली जाती है ना? इट डिटॉक्सिफाई एंड क्लीन्स द प्यूरिफाइंग एजेंट बोथ फ्रॉम विदिन एंड आउट। तो जो जहाँ ये लगी होती है वहाँ के एनवायरनमेंट को तो प्रॉपर ये करती ही करती है डिटॉक्सिफाई, आपके अंदर से भी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर देती है। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, आपको हेयर्स पे, स्किन पे किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रही है, तो आप सिंपल तुलसी माता की लीव्स को भी रगड़ सकते हैं, तो उससे भी आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं तुलसी माता से। और इंसेक्ट रिपेलेंट है तो बहुत अच्छा है। तो इम्यूनिटी में इसका बहुत अच्छा रोल है। और अब टर्मेरिक, टर्मेरिक तो हमारे इंडियन किचन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, तो इसका अलग से मुझे ऐसा बताने की कोई नीड नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इसको। हमारी जो मदर्स हैं वो हमेशा सब्ज़ी बनाते टाइम इसको डालती ही डालती हैं, और उसका रीज़न भी यही है कि हमारे बड़े लोगों ने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें खुद से पहले ही शुरू की हुई हैं कि हमें अलग से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वरना टर्मेरिक डालने का क्या लॉजिक क्या है सब्ज़ी में? सिर्फ़ कलर तो हम किसी और चीज़ से भी उससे हम कलरिंग एजेंट भी डालते हैं आजकल लोग, कुछ भी डालते हैं, पर टर्मेरिक से एक तो उसमें सब्ज़ी का कलर अच्छा आता है, दूसरा क्या है कि जो टर्मेरिक है अगर हम उसको कच्ची लेंगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो सब्ज़ी में डालने से क्या होता है, एक तो उसका अच्छे से वो हो जाता है, कुकिंग हो जाती है उसकी, और उसका जो हॉटनेस होती है वो भी उसकी सबसाइड कर जाती है उससे करने से ना। तो इसलिए टर्मेरिक हम ले सकते हैं, बहुत सारी फ़ॉर्म्स में टर्मेरिक ले सकते हैं, हम मिल्क में डाल के ले सब्ज़ी में तो हम लेते ही लेते हैं। साथ में हम थोड़ा-सा इसको रोस्ट करके हम शहद में डाल के भी इसको चाट सकते हैं। तो टर्मेरिक के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर यहाँ हम सिर्फ़ इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो हम इम्यूनिटी से ही रिलेटेड बातें करेंगे। और इसमें मैंने एक लिखा है इम्यूनिटी बूस्टिंग डिटॉक्शन। इसमें आप क्या ले सकते हैं, 2 लोगों के लिए 4 तुलसी लीव्स लें, 2 लौंग, ए स्टिक ऑफ सिनेमन यानी दालचीनी एंड अ स्मॉल पीस ऑफ जिंजर इन 4 कप ऑफ वाटर। Boil till it remain half and the decoction you can sip this decoction for the whole day। आप एक बार ये बना के रख लें पूरा, और इसको थोड़ा-थोड़ा पीते रहें। तो ये क्या है कि पानी की जगह आपकी प्यास भी बुझाएगा और साथ-साथ एक अच्छा ये नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को बैलेंस करने वाली हैं, ठीक है? अब ब्लैक पेपर अगर इसमें हम डाल दें, कुछ और चीज़ें डाल दें, तो वो किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती हैं। पर ये जो डिटॉक्शन मैंने यहाँ लिखा है, ये सबको सूट करेगा। तुलसी, लौंग, सिनेमन एंड स्मॉल पीस ऑफ जिंजर, है ना? तो ये आप पूरा दिन सिप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, सिप नहीं करना है, तो एक बार आप ले लीजिए और फिर नॉर्मल वाटर पी लीजिए, ठीक है? उसके बाद जो पॉइंट है, 7th पॉइंट है, 9 वे हम पढ़ रहे हैं, हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है? डिटॉक्सिफिकेशन में हम क्या है, इसमें 2 तरीके हैं। इसमें हम एक तो फाई कर सकते हैं थ्रू फास्टिंग, और हम पंचकर्मा। फास्टिंग इज़ द ईज़ीएस्ट मेथड टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। हमारे बड़े लोग तो बताते हैं कि हमें हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक फास्ट ज़रूर रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो हमारी बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। उस रिलैक्सेशन से क्या होता है कि हमारी बॉडी ना हील कर लेती है उस टाइम में। जहाँ वो काम करने में इतनी बिज़ी होती है, उसको हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो अपने आप को हील कर पाती है, और हील करने से उसमें जो डैमेज सेल हैं वो रिमूव हो जाती हैं,
और जो न्यू सेल है वो बन जाती हैं। तो कैंसर आजकल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि डाइजेशन को ना कहीं रिलैक्स नहीं मिल रहा है, या तो स्ट्रेस की वज़ह से, या फिर कुछ ना कुछ मंचिंग की वज़ह से, या फिर ऐसे लाइफ़स्टाइल की वज़ह से, या फिर लेट खाने की वज़ह से। जैसे हम जब लेट खाते हैं तो भी रिलैक्स नहीं मिलता डाइजेशन को कहीं भी। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी बहुत वो है, ट्रेंड है। जैसे हम रात को जल्दी खा लें और सुबह लेट खाएँ, तो उससे वो जो 12 टू 16 आवर का पीरियड हम डाइजेस्टिव सिस्टम को मिला, उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो सेल्स हैं, वो अपने आप को एक रिलैक्सेशन कर लेती हैं, उसका एक हीलिंग अपने आप अच्छे से हो जाती है। जैसे एक मशीन है, वो चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, तो कहीं न कहीं तो वो जवाब देगी। उसको हमें थोड़ा-सा ऑयलिंग भी करनी पड़ेगी, उसकी कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा उसको बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम से गर्म हो जाती है, चलाते रहते हैं तो। तो यही इसके पीछे लॉजिक है, डिटॉक्सिफिकेशन के पीछे, फास्टिंग के पीछे भी यही लॉजिक है कि बहुत अच्छा उसको एक रिलैक्स मिल जाता है, तो इससे वो अपने आप को रिन्यू कर लेती है, ठीक है? तो फास्टिंग के तो अपने अलग फ़ायदे हैं, वो बहुत हैं, पर इम्यूनिटी में ये इसलिए हेल्प करती है क्योंकि जो हमारी टॉर्न आउट, जो हमारी बेकार सेल्स हैं, वो बॉडी से निकल जाती हैं, फ्लश आउट हो जाती हैं, आइदर थ्रू स्वेट, आइदर थ्रू हमारे स्टूल, आइदर थ्रू यूरिन, आइदर थ्रू ब्रीथ्स। तो वो किसी न किसी वे में बाहर निकल आती हैं। और अदरवाइज़ वो वहीं कहीं न कहीं वो सर्कुलेट होता रहता है, पूरा जो आर्म है, जो आर्म बना है बॉडी में, वो कहीं न कहीं सर्कुलेट होता रहता है, तो वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। पंचकर्मा भी इसी तरह है, पंचकर्मा में यही है कि 5 चीज़ें होती हैं, वमन, विरेचन, वस्ति, स्नेहन, स्वेदन, ठीक है? तो ये एक पूरा प्रोसेस है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। तो ये पूरा एक अलग है, इसमें भी इसी तरह होता है कि जब किसी भी वे में बॉडी डिटॉक्सिफाई ना हो सके, तो ये 5 चीज़ें करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो ये अलग टॉपिक है, इसके थ्रू भी हम इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ इमोशनल वेलनेस व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ-ए-डेज़, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड इम्यूनिटी। Because whenever you are in stress and anxiety, your digestion and metabolism become low due to disturbance in Agnis, mainly Jatragni. ठीक है? एंड गट इज अवर सेकंड ब्रेन। गट एंड ब्रेन कनेक्शन तो सबने सुना है, नहीं सुना तो बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है गट और ब्रेन का। यानी गट यानी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम गट कह रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेन, ठीक है? तो ब्रेन तो है ही, बट जो सेकंड ब्रेन है, क्योंकि आप की गट में ऐसे-ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, अगर वो हेल्दी है तो, जो आपके माइंड को हैप्पी रखने में, आपका मूड अच्छा रखने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? तो यही ये कह रहे हैं, अगर आपकी जाठराग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है, तो वो हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं, प्रॉपर रिलीज़ होते हैं, आपको अच्छा फ़ील कराते हैं और आपके खाने को भी अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। इट्स अ कनेक्शन। अगर माइंड में कोई टेंशन है, तो वो गट पे प्रॉब्लम देगा, फिर से गट में प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो माइंड में टेंशन। इट्स अ साइकिल जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक से कनेक्शन दूसरा, दूसरे से फिर पहला। अगर एक खराब तो दूसरा, दूसरा फिर खराब तो फिर पहला और खराब हो जाता है। तो अगर कोई फँस जाता है तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है माइंड को, ठीक है? सेकंडली हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल, जो मैंने बताया, जो स्ट्रेस में बहुत रिलीज़ होता है, जो स्ट्रेस में ही रिलीज़ होता है, जो आपको एक इम्यूनिटी को डिप्लीट कर देता है, कहीं न कहीं बहुत उसको लो कर देता है। तो जब स्ट्रेस हम आउट रहते हैं ना, तो हम वी आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस, वी आर वेरी प्रोन टू बैक्टीरियाज़। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को देखना कि व्हाई आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस्ड, व्हाई आई एम फीलिंग सो एंग्शियस, व्हाट इज़ द रीज़न? तो ये अपने आप से पूछना और अपने आप से के साथ बैठ के देखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दिस यू कैन नॉट इमेजिन ए गुड हेल्थ एंड ए गुड इम्यूनिटी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को इमोशनली फिट के लिए आप आपकी जो हॉबीज़ हैं, जैसे आपकी रीडिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, राइटिंग है, पेंटिंग है, स्टिचिंग है, तो उसमें आप किसी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, कुकिंग में जो भी चीज़ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी फिट लगे, आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो माइंड में, जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो उसी तरह है कि अगर दिमाग को थोड़ी देर भी खाली छोड़ दो, तो कहीं न कहीं फिर से कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो किसी अपने आप को ऐसी चीज़ में बिज़ी कर लो, तो उससे क्या रहेगा, एक तो आप वो हॉबी डेवलप करने लग जाएँगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है? दूसरा, आप जो फालतू की थॉट्स हैं वो दिमाग में नहीं आएँगी, है ना? तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, इमोशनली आप हेल्दी रहेंगे, तो आपका
डाइजेशन भी अच्छा रहेगा एंड द इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, ठीक है? एंड द 9th वन इज़ द गुड स्लीप। स्लीप इज़ द सेकंड मेडिसिन आई थिंक। और स्लीप गुड गुड स्लीप सबसे बाद में इसलिए है क्योंकि ये सब चीज़ें अगर अच्छी होती हैं, डाइजेशन अच्छा होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, खाना-वाना सब डाइट अच्छी रहती है, तो ही एक अच्छी नींद आ पाती है। ठीक है, सोने को तो सब किसी न किसी टाइम सो ही जाते हैं और नींद भी आती है, बट एक गुड स्लीप टाइमिंग इसकी क्या है, 10 टू 6। ये एक अकॉर्डिंग टू अगर मैं देखूँ नेचर के रिदम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो हमें स्लीप को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, तो वो 7-8 बजे, रात को 7-8 बजे के बाद रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और 10-11 बजे तक वो अच्छे से रिलीज़ होता है, फिर उसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर उस टाइम पे अगर हम सो जाते हैं, तो वो उसको कफ का टाइम भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुबह बहुत देर तक सो रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी नींद आई है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत सुबह लेट उठे हैं, फिर भी उनका सर भारी है, फिर भी वो अच्छे से अपने आप को फ्रेश फ़ील नहीं कर रहे हैं। तो इसमें रीज़न यही है कि अगर एक अच्छी स्लीप आपको एक टाइमली स्लीप अगर मैं बोलूँ, अगर आपको एक टाइमली स्लीप नहीं मिल रही है, चाहे आप फिर सुबह भी कितना ही सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, पर आप टाइमली आप नहीं सो रहे हैं, तो उस स्लीप का भी वो नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो स्लीप क्यों बेस्ट स्लीप में को रिपेयर को हील करती है। चीज़ों को जो खराब हो चुकी हैं उनको बाहर निकालना और जो नहीं है उनको बनाना, वो स्लीप में ही होता है। अब रात को अगर हम लेट खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो चीज़ें रात को बॉडी को करनी है वो तो वो कर नहीं पाती है और जो हमने खाना खाया है वो उसको डाइजेस्ट करने में उस अपनी सारी एनर्जी लगा देती है। तो जो नेचुरल काम था स्लीप का वो तो हो नहीं पाया, है ना? तो और एनर्जी उसकी कहीं और लगी है, तो फिर प्रॉब्लम कहीं न कहीं इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जब अपना काम हर कोई अच्छे से करता है तभी चीज़ें आगे, 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 आगे बढ़ती हैं। पर जब एक काम अच्छे से नहीं हुआ है, जो उस टाइम पे होना चाहिए था, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो वो कहीं न कहीं हमारी हेल्थ को भी डिप्लीट कर देता है, हमारी इम्यूनिटी को भी डिप्लीट कर देता है और हमारी मेंटल हेल्थ को भी डिप्लीट कर देता है। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लैक ऑफ स्लीप की वज़ह से आजकल इतनी हो रही हैं कि लोग अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। वो सो रहे हैं कहीं न कहीं पर वो टाइमली नहीं सो रहे हैं। वो या तो बहुत लेट सो के लेट तक उठ रहे हैं या फिर वो दिन में सो रहे हैं। तो उसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आई से, ठीक है? अब उसके बाद हमने डिस्कस किए कि कौन-कौन से हम हैं जो हम जिसके थ्रू हम 9 चीज़ें जो इम्यूनिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें और हैं कि और सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो नंबर 1 है फॉलो आयुर्वेदिक डाइटरी रूल्स लाइक टाइमली बैलेंस्ड फूड। टाइमली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली लेना है, ठीक है? विद अ प्रॉपर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर नेचर, आपकी जो भी प्रकृति है, वात, पित्त, कफ जो भी, ठीक है? इन एन ऑप्टिमम अमाउंट एट ए मॉडरेट स्पीड, नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, ठीक है? विद क्लीनलीनेस एंड पीसफुलनेस, बहुत सफाई से और पीसफुल। बहुत ज़्यादा शोर-शराबे में आजकल हम खाना खाते हैं, या तो हाथ में फ़ोन होता है या हाथ में सामने टीवी होता है, तो जब भी खाना खाना, तो प्रॉपर एक अवेयरनेस के साथ, प्रॉपर एक हैप्पीनेस के साथ, प्रॉपर एक ग्रैटिट्यूड के साथ होना चाहिए क्योंकि द फूड यू आर इंजेस्टिंग इज़ कन्वर्टिंग इंटू योर ब्लड, इज़ कन्वर्टिंग इंटू योर फ्लैश, इज़ कन्वर्टिंग इंटू योर हेल्थ। तो प्रॉपर वो हेल्थ में आपकी कन्वर्ट होना है, तो उस खाने को इस तरह अपने अंदर डालो कि आपको प्रॉपर नर्चर करे अंदर जाके, है ना? और तो यही मैंने बोला कि विद प्रॉपर अवेयरनेस, हैप्पीनेस, कुकिंग ऑयल शुड बी गुड, घी इज़ द बेस्ट, घी बेस्ट होता है क्योंकि उसमें एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है व्हिच इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म सो मैनी फंक्शंस। हॉर्मोन्स हमारे जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अगर हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल आजकल इतनी फीमेल्स को इतनी हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि वो प्रॉपर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं ले रही हैं। तो इसलिए इतना इम्बैलेंस उनमें इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं उनका ऑयल, कहीं न कहीं उनकी डाइट बहुत डिस्टर्ब है, जिससे कितने ज़्यादा पेशेंट आजकल पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह के। तो ये सब चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं।
कहीं न कहीं। यहाँ पे तो सिर्फ़ हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, पर ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं, तो हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो इम्यूनिटी तो बहुत एसेंस है हेल्थ का। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह एनहांस हो जाती है, ठीक है? तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कुकिंग ऑयल्स का, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो हमारी इंडियन कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि वो हीट करते हैं ना उसको, तो वो हीट से उसके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये ड्रेसिंग्स के लिए अच्छा है। तो रिफाइंड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल के पीछे भागना बंद करें। हमारे जो लोकल ऑयल्स है, कोकोनट ऑयल, सेसमे सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल समर के लिए बहुत अच्छा है, सेसमे सीड ऑयल विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, और घी इज़ द एवरग्रीन। सो अवॉइड रिफाइंड ऑयल्स, अवॉइड ऑलिव ऑयल्स, सिंपली यूज़ द लोकल ऑयल्स, ठीक है? सिंपल मसाज विद गुड ऑयल, मसाज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपकी इम्यूनिटी को, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिले, हल्की सी मसाज दो अपने आप को, पैरों पे ज़रूर दो, क्योंकि वो हमारा बेस है, ठीक है? हमें प्रॉपर उनसे एनर्जी मिलती है, प्रॉपर हम कहीं भी उसके थ्रू अगर हमें कहीं जाना है तो वही हमारा बेस है। तो पैरों पे और पैरों के तलवों पे ज़रूर अपनी मालिश करो, अपने पैरों की और अपने पैरों के तलवों की, तो बहुत। और एक वात को बैलेंस करने के लिए बहुत स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इसलिए होता है कि बॉडी में सारी एक्टिविटी करते-करते वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस वात के बढ़ने की वजह से ही इतना स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, ठीक है? तो अगर हम मसाज करते हैं ना, तो ये वात को भी सबसाइड करता है और हमारे स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है। तो उससे सारी चीज़ें फिर अपने आप बैलेंस में आ जाती हैं, और कहीं न कहीं उससे हमारी इम्यूनिटी भी बहुत कनेक्टेड है। अगर हम एक फ़ील गुड करते हैं, तो डाइजेशन अच्छा रहता है और फिर इम्यूनिटी भी अपने आप अच्छी हो जाती है। ठीक है? फास्टिंग एंड पंचकर्मा मैंने बताया कि कैसे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और अलाइन योरसेल्फ विद द रिदम ऑफ द नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करो। सन के अकॉर्डिंग, जैसे सूर्य उगता है उसके अकॉर्डिंग उठो। जब सन छिप जाता है 6-7 बजे तक, चीज़ें वाइंड अप करना शुरू कर दो। 7-8 बज गए तो कम से कम टीवी, कम से कम फ़ोन, और हो उल्टा रहा होता है कि रात को ही सबको टीवी के लिए, फ़ोन के लिए, सबको इन चीज़ों के लिए टाइम मिल रहा होता है। तो हाँ, ठीक है, पर सोने से कम 1-2 घंटा पहले ना बिल्कुल सारे गैजेट्स को बंद कर दो। क्योंकि हमें डार्कनेस चाहिए रात को। हमारे अंदर मेलाटोनिन जो सिक्रीट होता है, जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है रात के टाइम पे। अगर वो प्रॉपरली नहीं बनेगा ना, तो हम एक रेस्टफुल स्लीप नहीं ले पाएँगे, और रेस्टफुल स्लीप ना लेने की वज़ह से पूरा अगला दिन खराब होगा। उससे क्या होगा, स्ट्रेस रहेगा, कहीं न कहीं डाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और फिर हम उसी उसी स्टेट में फिर हम अपने डिसीज़न लेते हैं, है ना? स्ट्रेस में रहते हैं तो फिर उसी स्टेज में आगे चीज़ें करते हैं। तो उसके बाद है इंक्लूड नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। ठीक है? उसके बाद है कनेक्शन मैंने बताया कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। 80% ऑफ आवर इम्यूनिटी लाई इन द गट। सो इम्प्रूव इट फर्स्ट, यानी अपने गट को इम्प्रूव करो थ्रू ए स्ट्रेस फ्री लाइफ़स्टाइल, ठीक है? अब 80% अगर इम्यूनिटी गट में है, तो वही अगर खराब है, तो इम्यूनिटी तो कहीं न कहीं फिर डिस्टर्ब होनी ही है। और गट का कनेक्शन सब चीज़ों से है, हमारे मेंटल लेवल से भी है, हमारे स्ट्रेस लेवल से भी है, हमारी डाइट से भी है, और हमारे लाइफ़स्टाइल से भी है। तो ये सब चीज़ें कैसे इम्प्रूव करनी है, वो पहले ये देखो कि डिस्टर्बेंस कहाँ है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट की बात आती है, ठीक है? तो अपने आप देखो कि कहाँ डिस्टर्बेंस है, और अगर गट को इम्प्रूव करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेदा में तो गट को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे मैंने अभी जो पीछे डाइटरी रूल्स बताए हैं कि टाइमली खाना है, और एक प्रॉपर अमाउंट में खाना है, एक प्रॉपर टाइम पे खाना है, और सबको पता है ब्रेकफ़ास्ट अच्छा होना चाहिए, लंच थोड़ा-सा हेवी होना चाहिए, और डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से ही, खाने के साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना है ना? और यूज़ ऑफ प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे होते हैं गट के लिए, जो हमारे अंदर गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड और बैड। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रोबायोटिक्स भी हम कह सकते हैं। वो और हम प्रोबायोटिक्स को फ्लोरिश करने के लिए हम काफ़ी सारी वो भी आती हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, हम उसके थ्रू भी अपने प्रोबायोटिक्स को अच्छा कर सकते हैं। स्टॉप मंचिंग,
मंचिंग यानी स्नैकिंग, हम बीच-बीच में चलो अब खा लिया, थोड़ी देर बाद चलो ये भी डाल लिया, चलो ये भी डाल लिया, तो उससे मैंने बताया कि क्या होता है, उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अपने आप को थोड़ा-सा रेस्ट दो। 2 मील्स के बीच में आपने अगर अभी खाना खाया है, प्रॉपर खाना खाया है, तो कम से कम 3 घंटे का रेस्ट दो। पानी पी सकते हैं, ठीक है? अगर आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, तो फिर भी आप थोड़ा-सा रेस्ट दो। फ्रूट्स खाने के साथ मत खाओ, या तो उससे 1-2 घंटा पहले खा लो और खाने के बाद तो 3-4 घंटे बाद ही फ्रूट्स खाओ, ठीक है? उसके बाद है अपने आप फ्रूट्स लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, बीन्स सबको पता होता है, तो लेंटिल्स हम अच्छे गुड अमाउंट ऑफ फैट, थॉट्स को कंट्रोल करना है। अब इसमें थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी थॉट्स में हम रहते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं, तो उनको कंट्रोल करना है। हम उसको मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू कर सकते हैं कंट्रोल। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपने इसमें आर्ट ऑफ लिविंग में तो सुदर्शन क्रिया डेली बेसिस पे होती ही रहती हैं, तो हम वो भी उन उन कोर्सेज़ को जॉइन करके, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे किसी भी तरह से अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग विद ग्रैटिट्यूड, सबको पता है कि हाँ, एक ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड जब आता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कि व्हाटएवर यू हैव, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट। तो जो कई लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, तो जो ये नहीं सोचना है कि कंप्लेन नहीं करना है कि ये नहीं है, वो नहीं है। जो है उसी में ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है? उसी उसी के लिए यानी थैंकफुल रहो। और इमोशनल वेलनेस, जैसे मैंने बताया, एन्जॉय हॉबी, सोशली कनेक्टेड, सोशली अगर आपको अच्छा लगता है तो कनेक्ट रहो, दूसरों की हेल्प करो, डोनेट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, जो भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डोनेट करो। तो सम विटामिन एंड मिनरल्स, तो जैसे ये थोड़े विटामिन एंड मिनरल्स है जो हमें इन चीज़ों से मिल सकते हैं, जैसे जिंक हमें मिलता है पंपकिन से, बॉइल्ड चिकपी से, आयरन स्पिनच से, जैगरी से, लेंटिल से, अमीनो एसिड जैसे खिचड़ी में होते हैं, स्प्राउट्स में होते हैं, सेलेनियम। ये सारे मिनरल्स जो है ना इसमें, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक होता है और दूसरा नहीं है, तो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कभी पंपकिन खा लो, कभी चिकपी खा लो, कभी जैगरी, कभी स्पाइनक। तो वैरायटी जब हम देते रहते हैं ना अपने गट को, अपने डाइजेशन को, तो वो उसको अच्छा लगता है वैराइटीज़, क्योंकि हमें नेचर ने कितनी सारी चीज़ें दी हैं, तो हमें भी उसको एक अच्छी वैरायटी देनी चाहिए। सिर्फ़ एक ही चीज़ पे नहीं पकड़ के रखना है। अगर नट्स खाने तो नट्स ही खाए जा रहे हैं, अगर स्पाइनच खा रहे हैं, तो पालक ही खाए जा रहे हैं, बस आयरन, आयरन लिए जा रहे हैं। आयरन को लेने के लिए विटामिन सी इज़ नेसेसरी, विटामिन सी उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें आँवला, गुआवा, ऑरेंजेस, लेमन ये सब ले सकते हैं। विटामिन ई एलिमेंट्स में होता है, पीनट्स में होता है। विटामिन डी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द इम्यूनिटी, वेरी नेसेसरी। आजकल जिसका भी देख रहे हैं हम, विटामिन डी बहुत ज़्यादा लो है। तो विटामिन डी क्या क्या करता है कि जो हमारा कैल्शियम है ना, कैल्शियम उसके अब्ज़ॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन डी। यानी बोन्स के, स्किन के, हेयर्स के, इन सब के हेल्थ के पीछे विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, और हमारी इम्यूनिटी के पीछे भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये मिलता है हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सनलाइट से, तो बाहर ज़रूर निकले थोड़ा-सा, आइदर इन द मॉर्निंग। अब तो बहुत ज़्यादा मौसम भी फ़ेवरेबल है, तो हम दिन में भी बैठ सकते हैं। तो विटामिन ए कैरेट से मिलता है, आजकल कैरेट्स का सीज़न भी है, तो दबा के विटामिन ए लो कैरेट से, ठीक है? स्पाइसेस जो हैं हमारे किचन में प्रेज़ेंट हैं, उसके लिए हमें कुछ भी अलग से काढ़ा-वाढ़ा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इनको यूज़ करते रहेंगे तो भी हम हेल्दी रह सकते हैं, और एक अच्छा हम इम्यून सिस्टम अपना डेवलप कर सकते हैं थ्रू टर्मेरिक। दूध में या फिर सब्ज़ी में तो डालते ही हैं हम, ब्लैक पेपर जिसको भी सूट करे, जो कफ़ा प्रकृति के हैं, वो ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। कैरम सीड्स यानी अजवाइन, अजवाइन का तो हमारी माएँ लगाती हैं छोंक हर चीज़ में, किसी ना, तो हम उसको भी ऐसे भी रोस्ट करके भी ले सकते हैं अजवाइन को, किसी को अगर ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है, पेन हो रहा है। मेथी यानी फेनुग्रीक वो भी ले सकते हैं। सौंफ ले सकते हैं खाने के बाद, क्यूमिन, जीरा भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जिंजर यानी अदरक भी बहुत यूज़ करते हैं, क्लोव, दालचीनी, नटमेग्स यानी जायफल, है ना, मस्टर्ड सीड्स, सबको अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, अपनी-अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को हम। जैसे कभी कुछ यूज़ कर लिया, कभी कुछ, कभी कुछ। तो मैंने बताया ना, वैरायटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना है, हर एक चीज़ अपने आप में इंक्लूड करो, और ये भी देखो कि वो आपको सूट कर रही है या नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में किसी को मेथी बहुत अच्छा सूट करती है तो आपको भी करेगी, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। वो खुद आपको देखना है कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं, ठीक है? तो इसके बाद है सम ईज़ी रेसिपीज़।
इसमें गोल्डन मिल्क, ब्लैक पेपर, यानी हम मिल्क में थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी ब्लैक पेपर डाल के डेली कंज़्यूम कर सकते हैं। इसमें किसी को भी कुछ भी हार्म नहीं है। जिंजर टी और जिंजर प्लस हनी, यानी अदरक की चाय, और अदरक और शहद के साथ हम मिला के ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। एंड द वन डिटॉक्शन व्हिच आई फॉलो मोस्ट, मैं खुद भी लेती हूँ, अपने बच्चों को भी ज़रूर देती हूँ। क्या करती हूँ मैं, 2 गिलास पानी में सिनेमम या दालचीनी, बेसिल यानी तुलसी, 4-5 तुलसी के पत्ते डाल लेती हूँ, 2-3 लौंग डाल लेती हूँ, और ब्लैक पेपर उनके मैं तो नहीं डालती हूँ। हाँ, जब मुझे पीना होता है तो मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं कफ कफ प्रकृति की हूँ थोड़ी। ठीक है? तो ब्लैक पेपर मुझे सूट करता है, बच्चे तो नहीं लेते हैं उसको। तो इसको मैं बहुत उबाल लेती हूँ 4-5 मिनट तक, और इसको फिर कूल डाउन होने के लिए रख देती हूँ, और उनको यही बच्चों को जब पानी माँगते हैं तो ये दे देती हूँ। उनको टेस्ट भी नहीं इतना कुछ पता लगता। हाँ, आप लौंग की क्वांटिटी थोड़ी कम रख सकते हैं, लौंग थोड़ा-सा कड़वा होता है, ठीक है? लौंग की क्वांटिटी कम कर लो, तो आप ये बच्चों को भी पिलाएँगे ना, तो उनको देखेंगे कि उनको भूख भी अच्छे से खुल के भी लगती है, वो हेल्दी भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, और इम्यूनिटी वाइज़ भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि ये वही मैंने बताया, वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है ये, है ना? तो इसमें सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबको बैलेंस करती हैं। और उसके बाद है मुलेठी और हनी। अगर किसी को पित्त प्रकृति के हैं, जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा खाने के बाद उसको ऐसे होता है कि एसिड बिल्कुल फ्लश आउट होके मुँह में आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो जाती है स्टमक में, तो वो लोग मुलेठी ले सकते हैं। और उसके बाद है गिलोय। गिलोय किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, या तो उसका डिटॉक्शन बना के ले सकते हैं, या फिर उसकी टैबलेट की फॉर्म में किसी भी तरह से ले सकते हैं। उसके बाद है हनी, लेमन, कोरिएंडर, नीम लीव्स का पेस्ट। ये भी एक एक अच्छा है। जैसे आपके पास हनी तो होता ही है, लेमन भी होता है, कोरिएंडर भी होता है, नीम लीव्स भी आजकल बहुत मिल जाती हैं। तो किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंटली किसी को बहुत ज़्यादा वो रहता है, कोल्ड एंड कफ रहता है, उसको किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, 1 चम्मच हनी ले, आधा आधा चम्मच उसका लेमन का जूस, और आधा ही चम्मच कोरिएंडर और नीम लीव, 3-4 नीम लीव्स का पेस्ट लें। पर ये उन्हीं को सूट करेगा जो थोड़े से पित्त प्रकृति के, यानी जिनको थोड़ा-सा वही गरम नेचर के हैं ना, ये उनको ज़्यादा अच्छा सूट करेगा। तो ये वो लोग ले सकते हैं, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ पे अटक के ना रहें, कि अगर हम शहद ले रहे हैं तो शहद ही लेते रहें। शहद भी हर किसी को सूट नहीं करता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होता है, पर शहद की अपनी क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा डाइजेशन में बहुत हैवी होता है जो शहद होता है, तो उसके लिए आपकी डाइजेस्टिव फायर ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, शहद को हज़म करने के लिए भी, और शहद भी आजकल अच्छी क्वालिटी का मिलना बहुत टफ़ है। अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का शहद मिल रहा है और आपकी डाइजेशन भी अच्छी है, तो ही आप शहद लें, अदरवाइज़ थोड़ा लें, लेना है तो थोड़ा लें, ज़्यादा ना लें। शहद और नींबू मतलब लेडीज़ तो पागल हो जाती हैं शहद और नींबू के पीछे वेट लॉस करने के लिए बस लेती रहती हैं, और वो अपनी हेल्थ को और भी खराब कर लेती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं, इनके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द विटामिन वाई। द विटामिन वाई इज़ यू, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक, क्योंकि इसके अगर ये नहीं होगा, आपकी लाइफ में सब है, अगर ये चीज़ नहीं है, ये फैक्टर नहीं है ना, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ काम करेगी, बिकॉज़ ये आपको ना ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको पता रहता है कि आज आपने क्या किया, आपको क्या करना है, आपने क्या नया सीखा, आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, क्या मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो 15 से 20 मिनट ऐसे हों, इसमें आप ठीक है मेडिटेशन भी मत करो, सिर्फ आराम से बैठ जाओ, किसी भी चीज़ के बिना, ठीक है? बिना गैजेट्स के, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना, सब काम निपटा के, किसी के बच्चे हैं तो बच्चों को सुला-वुला के बस 10-15 मिनट अपने साथ रहो। तो ये मेडिटेशन से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे ऐसा लगता है। अगर ये होता है तो ही मेडिटेशन कर पाता है कोई, क्योंकि मेडिटेशन में बैठना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं है सबके लिए ना। तो जब अपनी थॉट्स को थोड़ा-सा हम रेस्ट देते हैं, थोड़ा-सा हम एक अ, ठहराव देते हैं ना, तभी चीज़ें हर तरह से वर्क करती हैं।
ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, वो इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, ऐसे-वैसे सबकी बात कर रहा है, पर वो खुद के साथ बैठ के खुद से नहीं पूछ रहा है कि भाई तू क्या चाहता है सच में? खुद से तू क्या चाहता है? अपनी लाइफ से क्या चाहता है? ठीक है? तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और स्ट्रेस में होता क्या है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, वो ये है, एक बार स्ट्रेस आता है, ठीक है, स्ट्रेस आना कोई वो बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं है, आना भी चाहिए, होता भी है। और स्ट्रेस की वज़ह से कई बार हम बहुत ऐसे-ऐसे सिचुएशन से लड़ भी पाते हैं, और हम एक बहुत अच्छा बन के भी निकल पाते हैं कई बार स्ट्रेस से। बहुत डेवलप होके भी निकल पाते हैं। पर जब हम स्ट्रेस में ना रेगुलर रहते हैं, तो उस रेगुलैरिटी में हम उसी तरह से हम खा रहे होते हैं, उसी रिस्पॉन्स में हम सोच रहे होते हैं, उसी रिस्पॉन्स में हम अपने रिलेशनशिप में बिहेव कर रहे होते हैं, है ना? तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है उस स्ट्रेस का, क्योंकि हम फिर इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, छोड़ो यार ये सब विटामिन-शिटामिन छोड़ो, बस आने दो जो आ रहा है। स्ट्रेस में मतलब कई बार इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि छोड़ो ये सब इम्यूनिटी-शिम्यूनिटी का चक्कर छोड़ो और जो आ रहा है बस। और कई बार ऐसे होता है कि हम किसी से भी जिस पे ज़ोर चलता है उससे लड़ भी लेते हैं स्ट्रेस की वज़ह से, फिर रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। ठीक है? और कई बार ऐसे हो रहा होता है कि उसी तरह से बिहेव कर रहे हो, कई बार ऐसा डिसीज़न भी हम ले लेते हैं उसी स्ट्रेस में, उसी एंगर में, जो बहुत ज़्यादा कई बार नुकसान भी कर देता है। ठीक है? तो ये जो विटामिन वाई इसलिए मैंने बोला कि जब हम बैठते हैं ना, तो हमें सच में पता लगता है कि जो मैंने आज किया, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, हमें सच में अगर हमने गलत किया तो हमें फ़ील होता है अंदर से, हमें अपने आप आ जाता है अंदर से कि हाँ, मैंने गलत किया। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है अपने साथ बैठना, ठीक है? और अगर फिर भी किसी को थोड़ी इसमें और भी हेल्प चाहिए, तो जैसे प्राची दीदी ने बताया कि सुदर्शन क्रिया इज़ द बेस्ट अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, एक अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी हेल्थ को, हर तरह से अपने आप को अच्छा करने के लिए मैंने खुद किया हुआ है, मैंने खुद इसका इफ़ेक्ट देखा है, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। तो अगर आप अपने आप के साथ रहते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं किसी भी तरह से, या तो चुप बैठ के या फिर मेडिटेशन में किसी तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसी भी विटामिन से, किसी भी अच्छी डाइट से, किसी भी अच्छी काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ये करेंगे ना, तो आप सच में इफ़ेक्ट देखेंगे। अगर आपको सुदर्शन क्रिया करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट प्राची दीदी। अ, तो सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो ही आप मेंटली अच्छे हो, तो ही आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आप इतनी सीटिंग दे पाओगे मेडिटेशन में। तो बेटर ये है कि अपने आप को हेल्दी बनाओ, ठीक है? अपने आप के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, किसी और के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, हैं? और इससे आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, और आयुर्वेदा कहता है कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी तो अपने आप उसका एक साइड इफ़ेक्ट है इम्यूनिटी तो। अगर आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो करते हो, तो इम्यूनिटी तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। अगर अच्छा डाइट लेते हो, अच्छा लाइफ़स्टाइल प्राणायाम करते हो, तो इम्यूनिटी बढ़ाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और देख-देख कि इसमें विटामिन है, ये नहीं, ये खाना, ये नहीं खाना। वैरायटी दो अपने आप को। इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है? आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अम, ऑलमोस्ट डन। थैंक यू। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू प्राची दीदी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो? पूनम? Poonam Didi, you can unmute yourself and ask. Hello, ma'am. हेलो। First of all, I would like to say thanks for a wonderful session. थैंक बहुत यू, ज़्यादा थैंक यू आने के लिए। अपना ऑलवेज टाइम इन्वेस्ट करने के लिए थैंक यू। मैम, एक्चुअली अगर हम अपने लिए ही टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एज यू सेड, विटामिन वाई वेरी नेसेसरी, यस, यस, यस। तो ये आप निकाल रहे हो हम लोगों के बेनिफिट के लिए, तो इट्स आवर ड्यूटी टू अटेंड इट। बस मैम, एक वैसे तो आपने काफी डाउट्स आज क्लियर किए हैं,
बट वन डाउट आई स्टिल हैव इज कि जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स खाने के साथ नहीं लेने चाहिए, ईदर बिफोर और आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऐसे ही मैम जैसे सैलेड्स होते हैं वो भी एक तरह से हम रॉ कंज्यूम करते हैं, तो वो भी हमारे को अवॉइड करने चाहिए अलोंग विद द फूड? नहीं, वो सैलेड्स हम ले सकते हैं। सैलेड्स आप ऐसे लो, वो खाने से पहले लो, क्योंकि ना हमारी डाइजेस्टिव फायर जब हम शुरू में खाते हैं, जो भी, जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया, जो मीठा है ना, खाने के बाद ना खा के ना, खाने से पहले खाओ उसको। क्योंकि अगर खाने के बाद खाते हैं ना, तो वो उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और आजकल ट्रेंड उल्टा है कि लोग खाने के बाद मीठा खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं खाने के बाद। वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक है? तो आप खाने से पहले लो, जो भी सैलेड्स हैं आप ले सकते हो फॉर श्योर। सैलेड्स लेने में खीरा, टमाटर, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैबेज ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हाँ, फ्रूट्स का ये है कि फ्रूट्स जैसे ना, उनका जो नेचुरली जो उनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो एक अलग तरह से डाइजेस्ट होते हैं। वो ग्रेन्स के साथ जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो उनका जो प्रॉपर एक एसेंस है ना, वो हमें नहीं मिल पाता है। तो आप खाने से 1-2 घंटा पहले खा लो फ्रूट्स, 2 घंटा पहले खा लो आप फ्रूट्स। जैसे आपको 2 बजे खाना खाना है, तो आप 12 बजे फ्रूट्स खा लो। आपने 9 बजे तक नाश्ता कर लिया है ना, तो 12 बजे आप फ्रूट्स खा लो, और 2 बजे आप सैलेड ले लो। उसके बाद सैलेड के बाद आप तुरंत खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट मैम। एंड मैम वन मोर थिंग हम्म, कि जैसे हम ये हर्ब्स आजकल तब से मतलब सिंस मार्च और अप्रैल हम्म, हम लोग रेगुलरली ये सारी हर्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं। हम्म। आई थिंक एवरीवन इज डूइंग जस्ट टू इंक्रीज द इम्यूनिटी एंड ऑल, बट क्या इनका हमारी बॉडी पे कोई रेगुलर यूज से हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो सकता अगर हम एक फिक्स? It depends on your nature. It depends the herb you are using. It depends the lifestyle you have opted for. It depends. और मैम ये सब वाटर रिटेंशन के लिए आप अगर कुछ गाइड कर सकती हैं, अगर किसी में वाटर रिटेंशन ज्यादा है तो फिर क्या हमें कुछ वाटर पर्टिकुलर रिटेंशन तो मतलब यार बहुत तरह की है। इन व्हाट सेंस यू आर आस्किंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग लाइक प्रॉपर्ली। पर्सन जैसे आप ज्यादा वाटर आपके अंदर रिटेन रहता है, आपका वो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे समर्स में तो हम कहते हैं स्वेट होता है, कईयों को वो स्वेटिंग भी इतनी नहीं होती है कि वाटर आप टॉक्सिन्स के फॉर्म में उसको निकाल पाओ, तो तो उन केसेस में? आप ज्यादा पानी पिए, ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। उसके बाद अगर देखें, अगर उसके बाद भी कोई पूरा देखो, वाटर रिटेंशन में बहुत सारी चीजें हैं भाई। किसी को ज्यादा कुछ लेने से, कंज्यूम करने से भी वाटर रिटेंशन हो जाती है, या फिर वो बहुत कम पानी पीते हैं तो भी हो जाती है। तो इन व्हाट सेंस यू आर आस्किंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। पर अगर मैं जनरलाइज करूँ इस चीज को, तो सिर्फ ये है कि अभी फिलहाल आप ये करके देख सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें। जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, अगर आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, तो आप जूस लो, ठीक है? और पानी ज्यादा पियो, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ज्यादा पियो, ठीक है? और रात को दूध पी के सो, खाना ज्यादा हैवी खाने की बजाय। फिर अगर देखो फिर भी नहीं आराम होता है, तो यू कैन आस्क पर्सनली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। और I have got one question, Didi. हाँ जी। Two questions, in fact. पहला question है how we can get vitamin Y, which food? विटामिन वाई विटामिन वाई तो यार अम, इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि कोई फूड है, मतलब कुछ ऐसा है। ये तो आपको खुद ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा विटामिन वाई के लिए। वो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, कि आपको अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, और कैसे अपने आप से थोड़ा सा कनेक्शन बनाना है। तो इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपके मन तक तो सिर्फ आप ही जा सकते हैं ना, कोई और तो नहीं जा सकता। है ना? जी, एक और क्वेश्चन आया है दीदी। हम्म। हमें कैसे पता चलेगा हमारी कौन सी प्रकृति है, वात, पित्त और कफ? मेरी उसके लिए पित्त हाँ, मेरा पित्त बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके लिए क्या करें? बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं वात पित्त कफ के पता लगाने के लिए। कि वातज के जो हैं अलग अलग होते हैं गुण, पित्तज के अलग होते हैं, कफज के अलग होते हैं। तो आपकी अगर पित्तज प्रकृति है, तो आपको क्या प्रॉब्लम रहती है, वो आप थोड़ा सा क्लियर करो, तब मैं बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है। हेलो मैम। हेलो।
हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है मैम। हाँ स्किन हाँ पे ना बाइट्स बन जाती हैं, स्किन वो हो जाती है, फूल जाती है थोड़ा सब जगह। हाँ, तो उसमें आपको हॉटनेस होती है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये टीचिंग कब होती है बहुत ज्यादा। कब ज्यादा होता है, मतलब क्या आप ऐसा कुछ खाती हैं या फिर मैम कुछ ऐसा? मॉर्निंग में ज्यादा होता है, मॉर्निंग में। तो आपकी ये पित्त प्रकृति नहीं है, ये आपकी कफ प्रकृति है। ये कफ है। हाँ, मैंने या पर तो अपनी एक डॉक्टर को दिखाया था, आयुर्वेदिक डॉक्टर को, उन्होंने बताया था आपका पित्त बढ़ जाता है, स्किन प्रॉब्लम में। स्किन प्रॉब्लम दोनों से हो सकती है, कफ से भी हो सकती है, पित्त से भी हो सकती है। ठीक है, आप रात का खाना थोड़ा सा लाइट लें। ठीक है, हाँ चाय अगर पीते हैं तो चाय को थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, और साथ साथ पानी ज्यादा पियो, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके पियो। हाँ, मेडिसिन तो मैं क्या बताऊं अभी यहाँ पर्सनली, अगर आपको लगता है तो आप मैं पूरी आपसे प्रॉब्लम फिर बता के, हाँ, आप मुझे पर्सनली, आपसे मिल लेंगे। क्योंकि यहाँ सब हैं तो सबका टाइम वो हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन प्राची? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा वैसे टाइम भी हो गया है, हाँ हाँ हाँ, तो याद हो गया यार। लेट्स वाइंड अप दीदी। लेट्स वाइंड अप, यस यस यस। ठीक है, तो थैंक्स फॉर कमिंग, आप अपना कीमती समय निकाल के आए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल, अपनी चीज़ें सेट करें, और इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, मेंटल भी हेल्थ अच्छी होगी और स्पिरिचुअल भी। और अभी सुदर्शन क्रिया भी का कोर्स भी शुरू करेंगे प्राची दीदी 10 तारीख से, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो ओवर टू यू प्राची दीदी, आप सुदर्शन क्रिया जब करेंगे तो वो भी बता दीजिए।